हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक का वैसे नाम है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, हेडिंग को बेटा मैंने यही डाली है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, बट सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चन आना है ना, वो ये नहीं आना कि प्रूव द प्रॉपर्टी। क्वेश्चन में आपको कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करने को आती हैं, कुछ इवैल्यूएशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बट ज्यादातर क्वेश्चन 95% ऑफ द क्वेश्चन प्रूव के हैं। ठीक है, अब उस प्रूव को करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो बॉटम लाइन ये कि क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि प्रूव द प्रॉपर्टी, क्वेश्चन कुछ आएगा, क्वेश्चन आएगा प्रूव द आइडेंटिटी। बट उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की हेल्प लेनी है। ठीक है, और अगर मैं ये कहता हूं कि मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हम हेल्प लेने जा रहे हैं, तो बेटा सिंपल सी बात है कि जब तक मुझे प्रॉपर्टीज ही नहीं पता होंगी तो हेल्प क्या लूंगी, राइट? तो इसलिए बेटा पहला स्टेप क्या बनता है कि हम प्रॉपर्टीज को सीखें। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको मेनली हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 5 प्रॉपर्टीज बनाने को कोई स्कूल 6 भी बता देगा, 7 भी बता देगा, वो कुछ नहीं है, एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को थोड़ा और ब्रेक कर दिया। बट मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, आप 5 प्रॉपर्टी याद रख लो, एनफ। 6-7 की और आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, राइट? तो लिखिए बेटा पहली प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी है तो लिखो लो प्रॉपर्टी नंबर 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में बेटा लिखो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है बेटा, डिक्टेट करवा रहा हूं, जरा आराम से नोट कर लो फटाफट से। थोड़ा बहुत रह जाए तो वीडियो में बाद में पॉज करके भी आप कर लेना, बट कोशिश करो भी साथ साथ नोट करने की। तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड if its rows and columns are interchanged। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, याद दिला दो बेटा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट याद है, चैप्टर की शुरुआत इसी से हुई थी, इवैल्यूएशन बोलिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बोलिए। ठीक है, ये सब एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट की रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो ऐसा करने से उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता। क्या मतलब, मान लो बेटा एक डिटरमिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, राइट? और सपोज इसका जो इवैल्यूएशन है, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, उसको मैंने बेटा क्या मान लिया, डेल्टा। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं इसलिए इस वे में लिखवा रहा हूं, वरना क्वेश्चन करोगे तो मैं जो बोल रहा हूं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू डेल्टा है, तो डेल्टा मतलब कोई भी नंबर 50 60 70 7 3 -11 -15 कोई भी। तो मान लीजिए डिटरमिनेंट है, ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है डेल्टा। अब कहता है कि अगर मैं इसकी रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करूं, सीधी सी बात है ट्रांसपोज। बट मैं बेटा ट्रांसपोज वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रांसपोज इज ए टर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट है, इसलिए मैं पर्टिकुलरली ट्रांसपोज वर्ड यूज नहीं कर रहा, बट काम वही कर रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट रो को बेटा क्या बना दूं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें,
और मान लीजिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है डेल्टा 1, तो बेटा हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यानी कि बेटा पहले इवैल्यूएशन मान लीजिए 25 आया, 25 आया, तो अब भी इवैल्यूएशन 25 ही आएगा, 25। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी बेटा क्लियर हो गई, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, प्रॉपर्टी ये बेटा नो कॉपी करो इसे, क्योंकि बाद में सिर्फ लैंग्वेज से समझ नहीं आएगा, ये भी कॉपी किया होगा तो समझ आएगा। ठीक है ना, अगर आपको लगे थोड़ा सा भी लेट हो रहा है बाद में आराम से कर लेना, बट प्रॉपर्टी को समझ लो, बट नोट रजिस्टर में जरूर कर लेना बेटा। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, if any of the two rows, if any of the two rows or two columns of determinant are interchanged, then the value of determinant change its sign. The value of determinant मतलब उसकी determinant value, right? The value of determinant change its sign. समझिए बेटा क्या बोला मैंने। इसकी पिछली प्रॉपर्टी में मैंने रो से कॉलम बनाए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कॉलम से रो बन गई थी। प्रॉपर्टी नंबर 2 में बेटा हम रो से कॉलम नहीं बना रहे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोलता है कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, हाँ जी बेटा, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में इंटरचेंज करें, ऐसा करने से डिटरमिनेंट वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। पहले 25 तो अब आएगा -25, और अगर पहले -25 तो अब आएगा 25। ठीक है, क्या मतलब जरा देखिएगा। सपोज एक डिटरमिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को बेटा मैंने क्या मान लिया, डेल्टा। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, रो से कॉलम बिल्कुल नहीं बना रहा, मैं क्या कर रहा हूं, कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज करता हूं। तो चलिए मैंने क्या किया बेटा, सेकंड रो को फर्स्ट बना दिया, फर्स्ट को सेकंड बना दिया, तो a2 b2 c2, a1 b1 c1, जबकि थर्ड रो अपनी जगह बेटा सेम, और मान लीजिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, डेल्टा 1, उसकी डेल्टा, इसको मैंने डेल्टा 1 मान लिया। तो देयरफॉर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल्टा 1, डिटरमिनेंट वैल्यू का बेटा साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में? और एक और खास बात, इस एग्जांपल में बेटा मैंने दो रोज को इंटरचेंज किया है, ऐसा ही होगा अगर कोई दो कॉलम इंटरचेंज होंगे। लैंग्वेज में देखिए क्या लिखा है आपने, इफ एनी ऑफ द टू रोज और टू कॉलम, और लगाया बीच में, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज करें तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, थोड़ा नोट करने में दिक्कत लगे पॉज करके अपना नोट करते रहिए बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, if any of the two rows, if any of the two rows or two columns of determinant
आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, क्या मतलब? कहता है अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम या आपस में आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो हमेशा जीरो ही होगी। क्या मतलब? जरा देखिए, सपोज एक डिटरमिनेंट मैंने दिया a1 b1 c1, ए दोबारा देख लीजिए, a1 b1 c1 सेम लिख दिया मैंने, a2 b2 c2, और मान लीजिए ये डिटरमिनेंट वैल्यू डेल्टा है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये डेल्टा किसके इक्विवेलेंट होगा? जीरो के। क्यों, ऐसा क्यों? ध्यान से देखिए, R1 और R2 क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम है। तो कहता है कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, अब यहां तो इस एग्जांपल में मैंने दो रो को आइडेंटिकल बनाया है, ऐसा ही होता अगर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होते। ठीक है बेटा, नॉट नेसेसरी कि रो ही होनी चाहिए। एनी ऑफ द टू रोज और एनी ऑफ द टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन इट्स डिटरमिनेंट वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। राइट, इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करके टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम दिखाई दें, फटाफट से उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को जीरो डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, नोट कर लेना बेटा इसको। प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो बेटा, इसमें इफ एनी ऑफ द रो, if any of the row or any of the column, if any of the row or any of the column multiplied by any constant k, multiplied by any constant k, then its determinant value, is also multiplied by k. Then its determinant value is also multiplied by k. क्या मतलब? जरा देखिए बेटा, मान लो बेटा एक डिटरमिनेंट मैंने दिया a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, और सपोज इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? डेल्टा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अभी लैंग्वेज में जो मैंने बोला कि अगर हम किसी भी रो को या बेटा किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम एक, तो मैंने फर्स्ट रो को सपोज किससे मल्टीप्लाई कर दिया? के से, तो के a1, के b1, के c1, जबकि a2 b2 c2, a3 b3 c3 अपनी जगह। ठीक है, एक किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, मैंने फिलहाल एक रो को कर दिया। कहता है ऐसा करने से डिटरमिनेंट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? कहता है इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है ना, ये भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कि अगर ये डेल्टा है तो इसका इवैल्यूएशन के डेल्टा होगा। डिटरमिनेंट वैल्यू उसी कांस्टेंट से क्या हो जाएगी बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगी। नोट करिए फटाफट। ठीक, अच्छा
एक यहां पे बेटा बहुत मेजर फर्क बता दूं मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में जरा ध्यान देना, नोट करने के लिए वैसे सुन लो। मान लो बेटा मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 5 3 1 7 4 6 9 1 8 और मैं आपसे 3a मांगता हूं, मतलब एज ए के कौन है इस बार 3a। तो मैट्रिक्स में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट ईच ऑफ द एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बेटा वो कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई होता है? ईच ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 3 मैट्रिक्स में। जबकि बेटा ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी डिटरमिनेंट को बेटा किसी कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो या तो किसी भी रो से मल्टीप्लाई होगा, किसी एक रो से, या किसी एक कॉलम से, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत मेजर फर्क है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में तो जिस कांस्टेंट से कर रहे हो हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटरमिनेंट में कोई एक रो मल्टीप्लाई होगी या कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा सर कौन सी रो को मल्टीप्लाई करेंगे या कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे? किसी को भी कर सकते हैं बेटा, प्रॉपर्टी तो बोलती है फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट वैल्यू उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट अब रही बात कि हम करेंगे क्या, यूज कैसे करेंगे। तो एक बात मैं ये क्लियर कर दूं कि इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, कभी भी बेटा सीधा यूज नहीं होगा, इसका रिवर्स यूज होगा। क्या मतलब बेटा रिवर्स यूज करने का क्या मतलब है? बेटा रिवर्स यूज करने का मतलब यह हुआ कि अगर मुझे कभी क्वेश्चन करते वक्त किसी डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन लेना है, अगर आपको मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन लेना हो तो वो जो आप कॉमन ले रहे हो जो वैल्यू, वो बेटा सारे एलिमेंट में होनी चाहिए, तभी कॉमन ले सकते हो मैट्रिक्स में। जबकि डिटरमिनेंट में अगर आपको कुछ कॉमन निकालना है तो बेटा आप किसी भी रो, ध्यान से मेरी बात सुनना बहुत कम आएगी, डिटरमिनेंट में से अगर कुछ कॉमन निकालना है तो बेटा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। उस वैल्यू का सारे एलिमेंट में होना जरूरी नहीं है। कॉमन लेने के लिए किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं। बड़ी लॉजिकल सी चीज है बेटा। जब मल्टीप्लाई हुआ तो किसी एक से ना, जब कॉमन लोगे तो भी किसी एक से, यानी किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से। ठीक है, तो बॉटम लाइन, ज्यादा इधर उधर चिंता नहीं करो, बॉटम लाइन कि अगर किसी डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन निकालना है तो आप किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 4 का रिवर्स है और यूज रिवर्स ही होगा, मैं आपको बता दूं। ये क्लियर है कॉमन वाला, राइट? प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 5 की बेटा मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, लैंग्वेज लिखवाऊंगा उल्टा ज्यादा कंफ्यूजन है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लो बेटा एक डिटरमिनेंट है a1 प्लस अल्फा 1 b1 प्लस बीटा 1। ठीक है, प्रॉपर्टी को बेटा थोड़ा कॉर्नर से लिखना शुरू करता हूं, गलत नहीं लिखा आपने, ठीक है, कोई काटना नहीं है। a1 प्लस अल्फा 1 b1 प्लस बीटा 1 c1 प्लस गामा 1। ठीक है, a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है कि आप किसी भी रो, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। पर ये ध्यान रखना एट ए टाइम, बेटा एट ए टाइम या तो एक रो ब्रेक होगी या एक कॉलम ब्रेक होगा।
या तो एक रो ब्रेक होगी या एक कॉलम ब्रेक होगा। ठीक है, क्या मतलब, मान लीजिए मैं फर्स्ट रो को ब्रेक कर रहा हूं, जरा देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, A1 B1 C1 प्लस अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। क्या किया बेटा मैंने, फर्स्ट रो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो एट ए टाइम बेटा एक रो ब्रेक होगी या एक कॉलम, और जो ब्रेक होगा उसके अलावा बाकी जो दो बचेंगे वो दोनों में एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। यानी कि आपने फर्स्ट रो को ब्रेक किया है तो सेकंड और थर्ड रो A2 B2 C2 A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यानी कि जिस रो या जिस कॉलम को आप ब्रेक कर रहे हैं एट ए टाइम एक रो या एक कॉलम ब्रेक होगी, और जिसको ब्रेक कर रहे हैं उसके अलावा बाकी दो दोनों में एज इट इज कॉपी हो जाएगी। नोट कर लीजिए, और अब नोट तो चलो बेटा कर ही लो, एक जो आपको कंफ्यूजन आ रही होगी वो मैं अभी क्लियर करता हूं। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट क्या सोच रहे होंगे कि सर ने बोला इसको ये प्लस ये में ब्रेक कर दो। अब उसका उल्टा सोच रहे होंगे कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो जो A2 और A2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करोगे, A2 और A2 तो 2A2 हो जाएगा, यहां तो सिर्फ A2 है, तो ये कैसे हमने कर दिया। ध्यान से बेटा देखो, ये दोनों क्या हैं, डिटरमिनेंट्स हैं। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने वाली बात मैंने सिखाई थी वो बेटा मैट्रिक्स में सिखाई थी। दो मैट्रिक्स ऐड करने हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, दो डिटरमिनेंट की एडिशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर आप कहेंगे डिटरमिनेंट की एडिशन कैसे होती है। डिटरमिनेंट की एडिशन करने के लिए तरीका ये होता है, इसको अलग इवैल्यूएट करो, इसको अलग इवैल्यूएट करो, और जो दोनों के इवैल्यूएशंस आए उनको ऐड करो। बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला काम बिल्कुल नहीं करना। तो इसलिए वो बात छोड़ दो कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो आ नहीं रहा है, ये दोनों ऐड ऐसे हो ही नहीं सकते करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 को याद रखना है। चलिए, तो ये हमने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। बेटा क्वेश्चंस पे जाने से पहले बहुत बेसिक्स जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो एक बारी जरूरी है बेसिक्स को स्ट्रांग करो। तो पहला बेसिक है 5 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंपैरिजन ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड कमांड्स। कंपैरिजन ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड कमांड्स। अब कुछ स्टूडेंट को याद आएगा कि कमांड पिछले चैप्टर में भी देते थे, मैट्रिक्स में। कहां देते थे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में। क्या उन्हीं कमांड की बात चल रही है, सॉर्ट ऑफ उन्हीं कमांड की बात चल रही है। तो फिर आपको लगेगा अच्छा, आप में से कई स्टूडेंट ने शायद क्या पता पिछला चैप्टर में वाला टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन ना किया हो। कोई बात नहीं बेटा, अभी समझ आएगा, आप चिंता नहीं करो। और जिनको लगता है कि हमें तो आता है बेटा, वो भी सुनो जरा ध्यान से, कुछ बातें हैं समझने वाली। ठीक है, तो मैं आपको एक कंपैरिजन देने जा रहा हूं वैलिड और इनवैलिड कमांड का। बट इससे पहले कि मैं वैलिड या इनवैलिड कमांड का बेटा कंपैरिजन करूं, मुझे आपको पहले कुछ चीजें बोर्ड पर सिखानी पड़ेंगी। ठीक है, और आई थिंक जो मैं सिखा रहा हूं उसको नोट भी करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपको सीखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। नोट मैं आपको बताऊंगा क्या नोट करना है। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, मान लो बेटा एक मैंने डिटरमिनेंट ले लिया, ऐसे ही कोई भी रैंडमली डिटरमिनेंट ले लिया। तो चलो मैंने क्या लिया जी, 2 3 1 5 2 3। 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2
214, ठीक है, राइट। तो ये बेटा मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अच्छा, यही क्यों लिया? क्योंकि मैंने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली है, तो मुझे निकालने में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बेटा एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, और इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है आप लोग बेशक बाद में आराम से निकाल लेना। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? -31, ठीक है। चलिए, अब मेरा ये कहना है कि इस डिटरमिनेंट को हम कुछ कमांड्स लगाकर इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें थोड़े चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैंने एक कमांड लगाई बेटा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। समझते हुए चलो, नोट करना तो बाद में आराम से कर लेना, बट कोई खास जरूरत नहीं, वैसे समझो। अब ये कमांड देने के बाद जरा देखो ये डिटरमिनेंट कैसे बदलेगा। R1, ठीक है, जो बिल्कुल बेटा स्टूडेंट इस वाले टॉपिक के लिए जिन्होंने एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं किया उनको बस बता दूं, हॉरिजॉन्टली बेटा रो होती है तो इसे बोलते हैं R1, R2, R3। इसे क्या बोलेंगे? C1, C2, C3, ठीक है। तो मान लो मैंने कमांड लगाई R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। इस कमांड को लगाने के बाद जरा देखिएगा क्या आएगा। R1 प्लस R2 अगर आप ऐड करोगे तो 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4। नो चेंज इन R2 एंड नो चेंज इन R3 क्योंकि कमांड इज ओनली फॉर R1। आ गया बेटा, राइट? क्लियर है यहां तक? अच्छा, मैं चलो बेटा एक और कमांड लगाता हूं। मैंने कमांड लगाई R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। चलो देखो बेटा, R2 के लिए कमांड है नो चेंज इन R1। अब R2 में लगाएंगे R2 माइनस R3, तो 5 माइनस 2 बेटा 3, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड नो चेंज इन R3। चलिए बेटा ये आ गया, नया डिटरमिनेंट बन गया। मैं कमांड लगाता जा रहा हूं, डिटरमिनेंट बदलता जा रहा है, ठीक है। और हाँ, जो भी कमांड लगाएंगे वो नए वाले में, पुराने वाले में नहीं, नए वाले में लगाएंगे, ठीक है। चलो बेटा एक कमांड मैंने और दी, R1 टेंड्स टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। R1 टेंड्स टू R1 प्लस ट्वाइस ऑफ R3, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप कि ये R1 क्या होगी? ये R1 क्या होगी? R1 प्लस R3 का ट्वाइस। जरा देखो, 7 प्लस इसका ट्वाइस क्या होगा? 4। तो 7 प्लस 4 11। 5 प्लस इसका R3 का ट्वाइस ऑफ R3, तो 5 प्लस इसका ट्वाइस 2, तो आएगा 7। 4 प्लस इसका ट्वाइस कितना हो गया? 8, और 4 में ऐड करेंगे तो 12। नो चेंज इन R2 एंड नो चेंज इन R3, ठीक है। कमांड लगाता जा रहा हूं, चीजें चलती जा रही हैं। अब मैंने एक कमांड लगाई R1 टेंड्स टू R1 इनटू R2। जैसे मैंने ये कमांड लगाई, मैंने बोला ये बेटा इनवैलिड कमांड है, गलत कमांड है। अच्छा जी, क्यों? मैं एक और कमांड देता हूं, R1 टेंड्स टू R2 प्लस R3। ये भी गलत कमांड है, ठीक है। क्यों? बाद में रीजन देता हूं, बट कहने का मतलब ये है कि बेटा कुछ कमांड वैलिड है और कुछ कमांड इनवैलिड है। तो हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है कि कौन सी कमांड वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, क्योंकि इनवैलिड कमांड लगा दोगे तो अलग ही रास्ते पे निकल जाओगे। बट हां, आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज बता दूं कि भाई किसी कमांड को हम इनवैलिड क्यों बोलते हैं। अगर मैं कहता हूं ये इनवैलिड है, कोई लॉजिक तो होगा ना इसके पीछे। अच्छा ऐसे ही ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, कोई लॉजिक ये है कि बेटा वो कमांड वैलिड होगी जिसे लगाने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, वो कमांड वैलिड होगी जिसे लगाने के बाद
डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े, वो जो डिटरमिनेंट है उसकी जो कोर वैल्यू है उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर उसमें फर्क पड़ गया फिर तो आपने क्वेश्चन ही बदल दिया। आ रही बात समझ कि अगर उस डिटरमिनेंट वैल्यू, उस डिटरमिनेंट की जो डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज हो जाए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बदल दिया, राइट। तो वैलिड कमांड वो होगी जिसे लगाने के बाद भी डिटरमिनेंट वैल्यू में चेंज ना आए। इसका मतलब, अब देखो ध्यान से, बाद में आराम से चेक कर लेना, इसका मतलब कि इसका इवैल्यूएशन है जी बेटा, इसका इवैल्यूएशन अगर -31 है तो आप इसका इवैल्यूएशन कर लेना वो भी -31 होगा, इसका इवैल्यूएशन कर लेना वो भी -31 होगा, इसका इवैल्यूएशन कर लेना वो भी -31 होगा। बट अगर इस कमांड को लगाने के बाद मैं जो बनाऊंगा डिटरमिनेंट, उसका इवैल्यूएशन बदल जाएगा, उसका इवैल्यूएशन बदल जाएगा, इसका मतलब ये इनवैलिड कमांड है। तो वो कमांड वैलिड होती है जिसको लगाने के बाद डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। इसका मतलब कि अगर ये -31 है तो बेटा ये भी -31, ये भी -31 और ये भी -31 आएगा, और इस कमांड को लगाने के बाद डिटरमिनेंट वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा, दैट्स व्हाई इनवैलिड है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि कमांड इनवैलिड क्यों होती है। पर बात आती है कि मैं हर बार इवैल्यूएशन करके थोड़ी देखूंगा कि अच्छा सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, इसलिए मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूं जो आपने हेडिंग डाली है कि भाई आप अभी सीख लो कि किस तरह की कमांड वैलिड है और किस तरह की कमांड इनवैलिड है। ठीक है, तो हम एक बेटा पार्टीशन कर लेते हैं, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं वैलिड, एक तरफ मैं क्या लिख रहा हूं इनवैलिड। डन, चलिए इधर आता हूं बेटा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 की कमांड वैलिड है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 की कमांड वैलिड है, यानी कि रो में रो ऐड या रो सबट्रैक्ट हो सकती है, बट R1 टेंड्स टू R1 इंटू R2 की कमांड इनवैलिड है, R1 टेंड्स टू R1 बाय R2 की कमांड इनवैलिड है। एडिशन सब्ट्रैक्शन दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं दे सकते। ठीक है, बट इसी वक्त एक बात और सीखनी है इनवैलिड में कि R1 टेंड्स टू R2 प्लस R3 की कमांड इनवैलिड है। आप कहेंगे अभी तो सर कह रहे हैं कि एडिशन की कमांड वैलिड है, अब इसको मना क्यों कर रहे हैं। मेन बात, अगर यहां R1 है तो बेटा शुरुआत R1 से ही होनी चाहिए। देखिए R1 है तो शुरुआत R1 से, अगर मैं लिखता हूं R2 तो R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3, कल को मैं R3 लेता हूं तो R3 टेंड्स टू R3 प्लस R1, जो है उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये इनवैलिड कमांड है, क्लियर है। और देखिए बेटा R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2 वैलिड है, R1 टेंड्स टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R3 वैलिड है। यहां देखिए R1 टेंड्स टू 5 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R3 इनवैलिड है। अब आप कहेंगे अब क्या दिक्कत है, R1 है तो शुरुआत R1 से कर दी। बेटा दिक्कत यह है कि अगर R1 है तो शुरुआत सिर्फ R1 आना चाहिए, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता। क्लियर, अगर R1 है तो सिर्फ R1 ही आना चाहिए, ये कांस्टेंट नहीं आ सकता। अगले वाले के साथ देखो कांस्टेंट आ सकता है, इसके साथ बेटा नहीं आ सकता। क्लियर है। ऐसे ही इनवैलिड में R1 टेंड्स टू R1 माइनस 5, रो से रो ही सबट्रैक्ट हो सकती है, अकेला कांस्टेंट सबट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकता। वैलिड वाली जगह पे देखिए R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन की एडिशन की कमांड भी दे सकते हैं, पर शुरुआत R1 है तो R1 से ही होनी चाहिए। अंजी क्लियर है, तो तीन की एडिशन की भी कमांड दे सकते हैं आप, राइट। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है। वैलिड में एक और देख लो, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, ये भी कमांड वैलिड है। R1 है तो शुरुआत में R1 वो अकेला होना चाहिए, बाकी चलेगा। ठीक है, तो अब आप इसके नीचे लिख लो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब ऐसा नहीं है कि यही वैलिड और यही इनवैलिड है,
मतलब इस तरह की कमांड वैलिड है और इस तरह की कमांड इनवैलिड है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये तो बाई चांस की बात है, मैंने R1 R1 ही ले ली है, ये सारी बातें R1 R2 R3 के लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह की कमांड वैलिड है और इस तरह की कमांड इनवैलिड है। ठीक है, राइट, इसको नोट कर लेना और इसके नीचे एक नोट लिखिए बेटा, नोट लिखो फटाफट से। ये अभी कॉपी नहीं भी किया तो पॉज करके आराम से कॉपी कर लेना। नोट लिखिए, सेम वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी, सेम वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी फॉर कॉलम्स ऑल्सो। क्या मतलब बेटा, ये तो बाई चांस की बात है कि मैंने सारी कमांड रो वाली दे दी है, सारी कमांड रो के हिसाब से वैलिड इनवैलिड सिखा दिया हमने, बट मैं कहता हूं सेम वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी किसके लिए है? कॉलम वाली कमांड के लिए भी सेम वैलिडिटी इनवैलिडिटी है, सेम ये चीज। बस जहां जहां आ रहे हो वहां पे सी लिख दिया, तो सेम वैलिड और सेम इनवैलिड। ठीक है, तो चलिए बेटा, ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। पहली रिक्वायरमेंट 5 प्रॉपर्टी सीख ली, दूसरी रिक्वायरमेंट वैलिड इनवैलिड कमांड का आइडिया ले लिया, तीसरी रिक्वायरमेंट में लिखिए, हेडिंग डालिए सम यूजफुल रूल्स, सम यूजफुल रूल्स। क्वेश्चंस पूरा लिख लो, सम यूजफुल रूल्स टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा कि इन रूल्स पे चलेंगे तो पूरा क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा, बट इन रूल्स को अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपको बहुत कन्वीनियंस होगी। ठीक है, लिखो बेटा, पहला रूल लिखिए, नंबर 1, वी आर फ्री टू अप्लाई, वी आर फ्री टू अप्लाई एनी ऑफ द वैलिड कमांड। बेटा थोड़ा सा मैं फास्ट बोल दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको अगर नोट करने में दिक्कत तो पॉज करके नोट कर लेना। वी आर फ्री टू अप्लाई एनी ऑफ द वैलिड कमांड, any of the valid command, comma, related to row or column, related to row or column। क्या मतलब? कहता है कि कोई भी कमांड देने के लिए आप फ्री हैं, मे बी रिलेटेड टू रो हो, मे बी रिलेटेड टू कॉलम हो, बशर्ते ये कि वो कमांड वैलिड हो। जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते थे तो या तो आप सारी कमांड रो वाली देते थे या सारी कमांड कॉलम वाली देते थे। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में रो और कॉलम इकट्ठे कभी नहीं आते थे, जबकि ये डिटरमिनेंट है, इसमें एक कमांड रो वाली तो बेटा नेक्स्ट वाली कमांड कॉलम वाली हो सकती है, उसकी नेक्स्ट वाली दोबारा रो वाली हो सकती है। तो कहता है आप कोई भी कमांड देने के लिए फ्री हो, मे बी रिलेटेड टू रो और मे बी रिलेटेड टू कॉलम, बस बशर्ते ये कि ये ध्यान रखना कमांड वैलिड होनी चाहिए। रूल नंबर 2, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कमांड, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कमांड, comma, we always consider RHS, right hand side। क्या मतलब? कहता है जब आप कमांड दो, क्या सोच के कमांड देंगे? तो मैंने अभी आपसे बोला था इसके बेटा 95% ऑफ द क्वेश्चंस प्रूव किए होंगे, मतलब LHS लेके चलोगे, क्या लाओगे? RHS लाओगे। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जब आप कमांड देना है ना, तो राइट हैंड साइड को देखकर कमांड दो, देखो क्या चाहिए मुझे, अपने फायदे के हिसाब से आप कमांड देंगे। तो इसलिए मैंने बोला फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कमांड वी कंसीडर RHS। थर्ड रूल लिखिए, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली वी अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 2 कमांड्स, साइमल्टेनियसली वी अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 2 कमांड्स। क्या मतलब? मान लो बेटा एक डिटरमिनेंट है, आपने कमांड दी R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, एक और कमांड दे दी R2 टेंड्स टू R2 प्लस R3। तो माइंड में आता है कि क्या हम 2 कमांड इकट्ठे दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं, बट कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो जब क्वेश्चन करते हुए तब समझाऊंगा मैं। बट हाँ, 2 कमांड जनरली इकट्ठे दे सकते हैं, बट 3 नेवर। ठीक है, साइमल्टेनियसली वी अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 2 कमांड्स। एक एक करके, एक कमांड दी, नया डिटरमिनेंट बनाया, अगली कमांड दी, नया डिटरमिनेंट बनाया, एक एक करके तो आप 10 कमांड दो, क्या फर्क पड़ता है? बट अगर कभी इकट्ठे देनी है तो साइमल्टेनियसली वी अप्लाई मैक्सिमम ऑफ 2 कमांड्स। 3 कमांड इकट्ठे कभी नहीं देते, या तो एक दो या ज्यादा से ज्यादा 2। ठीक है,
Rule number 4. Try to convert